अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे जी। तो हम जो है चैप्टर 17 पढ़ रहे थे, जिसके अंदर फर्स्ट जो है हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स को जो है डिस्कस करना है, जिसमें फर्स्ट हमारे पास है जी डिफॉर्मेशन इन सॉलिड्स के। सॉलिड्स के अंदर जो है डिफॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कि ये सॉलिड में डिफॉर्मेशन किस टाइप के अंदर होती है, या डिफॉर्मेशन है क्या चीज हमारे पास। तो डिफॉर्मेशन एक्चुअली हमारे पास ये चीज है, एनी वेरिएशन इन द लेंथ, शेप और वॉल्यूम्स ऑफ ए सॉलिड इज नोन एज डिफॉर्मेशन। कि किसी भी सॉलिड्स के अंदर वेरिएशन इन सॉलिड्स, शेप, वॉल्यूम एंड length, any variation in the shape, volume or length is known as deformation in the solid। कि किसी भी सॉलिड्स के अंदर डिफॉर्मेशन क्या चीज है, कि अगर उसकी लेंथ के अंदर, नंबर 2 वॉल्यूम के अंदर, नंबर 3 अगर उसकी शेप के अंदर चेंज आ जाती है, तो इस चीज को हम बोलते हैं डिफॉर्मेशन जी। ये डिफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास कुछ एक दो तो हम ये कहते हैं डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या है, एनी चेंज, एनी वेरिएशन इन द शेप, वॉल्यूम और लेंथ इज नोन एज डिफॉर्मेशन। अब हम कहते हैं ये डिफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास क्या प्रोसेस है। लेट्स से अगर हमारे पास एक रबर गेंद है, इसके अंदर अगर हमने फोर्स लगाई है, किसी भी के अंदर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप, लेंथ चेंज हो जाती है, या वॉल्यूम, कोई भी एक चीज तीनों में से चेंज हो सकती है। वैसे ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है, इनके ऊपर आपने गौर करना है। तो अगर हम कहते हैं रबर गेंद के ऊपर हमने फोर्स लगाई है और अगर वो चीज चेंज हो गई है, उसकी किसी एक इन 3 में से कोई एक चीज चेंज हो गई है, तो ये एक्चुअली उसकी डिफॉर्मेशन है। और डिफॉर्मेशन के अंदर हम ये कहते हैं कि इट इज एक्चुअली जो है ये हमारे पास एक टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, कि आर्जी डिफॉर्मेशन होती है। उसके जो एटम्स हैं जिस तरीके से अरेंज होते हैं इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, कि वो एटम जिस तरीके से अरेंज होते हैं, वो एटम्स अपने फोर्सेस की वजह से एडजस्ट होते हैं। लेकिन अगर डिफॉर्मेशन की वजह से चेंजिंग आती है किसी एक चीज के अंदर, लेकिन सम टाइम्स के बाद जब हम वो एक्सटर्नल जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे होते हैं, उस फोर्स के बाद सिस्टम के अंदर दोबारा से वो अपनी ओरिजिनल शेप को जो है अटेन कर लेता है। अगर वो ओरिजिनल शेप को अटेन करता है, लेट्स से कि हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की, अप्लाइंग फोर्स या अप्लाइड फोर्स की, अप्लाइड फोर्स के होने के बाद लेट्स से कि वो ये शेप के अंदर आ चुका है, कि हमने उसके ऊपर जो है ये फोर्स अप्लाई की हुई है, तो ये आ चुका है। लेकिन हम ये कहते हैं ये हमारे पास जो है टेम्परेरी डिफॉर्मेशन है। इसके बाद वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर दोबारा वापस आएगा। ओरिजिनल शेप के अंदर जब दोबारा वापस आएगा, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? ability of a body to retain towards its original shape is known as elasticity। ability of a body to return to its original shape is known as इलास्टिसिटी। कि किसी भी सॉलिड्स की वो एबिलिटी जिसकी वजह से वो अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर दोबारा वापस आता है, इस चीज को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल शेप इज नोन एज इलास्टिसिटी। और इस इलास्टिसिटी में हम ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, लेट्स से स्ट्रेस, और दूसरी टर्म है हमारे पास स्ट्रेन। कि जो अप्लाइड फोर्स हमने उसके ऊपर अप्लाई किया है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो वेरिएशन आई है, एक्चुअली जो वेरिएशन आई है उन वेरिएशन को तो हमने डिफॉर्मेशन कह दिया, लेकिन अगर उन्हीं वेरिएशन को हम मेजर करेंगे तो वो मेजरमेंट्स ऑफ डिफॉर्मेशन कहलाएगा स्ट्रेन। डिफॉर्मेशन मीन वेरिएशन शेप, लेंथ और वॉल्यूम के अंदर जो है ये तो है डिफॉर्मेशन, लेकिन मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन। कि जो हमारे पास एक्चुअली स्ट्रेन क्या चीज है, मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन।
कि जो हमारे पास अगर डिफॉर्मेशन को हम मेजर करते हैं तो वो तो स्ट्रेन है, लेकिन हम कहते हैं स्ट्रेस क्या चीज है? फोर्स, it is denoted as sigma, and sigma is equal to F over A. Force per unit area is known as stress. It is denoted by sigma. चलें जी, तो हम ये कहते हैं यही डेफिनेशन हम एक और जगह भी पढ़ चुके हैं इन टर्म ऑफ फिजिक्स कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर। तो अब स्ट्रेस और प्रेशर में फिर क्या डिफरेंस होना चाहिए कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रेस है और ये हमारे पास जो है प्रेशर है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस हमने क्या तो किया, लेकिन हम कहते हैं यहाँ में हम थोड़ी एडिशन करते हैं ताकि हमें पता चले कि ये स्ट्रेस है। क्या एडिशन करते हैं? फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस। कि फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है हमारे पास, लेकिन हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट एरिया ऑन टू प्रोड्यूस द स्ट्रेस। कि अगर फोर्स पर यूनिट एरिया है जो हमारे पास डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करेगा, तो उस डिफॉर्मेशन के केस के अंदर हम ये कहते हैं कि फिर हमारे पास ये सिस्टम क्या कहलाएगा? स्ट्रेस के अंदर है। इट मींस फोर्स पर यूनिट एरिया टू प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेस, एंड मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन इज नोन एज स्ट्रेन। कि अगर हम डिफॉर्मेशन देख रहे हैं तो ये चेंजिंग आ रही है, अगर उसी डिफॉर्मेशन को हम विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर्स मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर हमारे पास जो है स्ट्रेन आती है। अगर हम कहते हैं जी यूनिट्स की बात करें तो यहाँ देखना है जी इसके यूनिट्स क्या बनेगा? न्यूटन फोर्स के लिए, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर आप पढ़ ले जाएंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल। तो ये हमें एक्चुअली हमारे पास यूनिट्स ऑफ स्ट्रेस एंड प्रेशर आर सेम, लेकिन डेफिनेशन में हम ये कह दिया है कि यूनिट फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होता है, लेकिन फोर्स पर यूनिट एरिया विच प्रोड्यूस द डिफॉर्मेशन, विच प्रोड्यूस द वेरिएशन, चेंज इन लेंथ, शेप, वॉल्यूम इज नोन एज स्ट्रेस। के हमारे पास ये डेफिनेशन बन जाएगी और ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा। अगर हम कहते हैं स्ट्रेन के लिए देखें तो हम कहते हैं स्ट्रेन हैज नो यूनिट्स। कि हमारे पास स्ट्रेन का कोई भी यूनिट्स नहीं है। इट हैज नो यूनिट्स, इसका कोई यूनिट नहीं है। तो हम ये कहते हैं क्यों यूनिट नहीं है? बिकॉज इट इज अ रेशियो बिटवीन टू सिमिलर क्वांटिटीज। के दो सिमिलर क्वांटिटीज के दरमियान हमारे पास ये रेशियो है, जिस वजह से इसका कोई यूनिट नहीं है। चलें जी, अगर हम इसकी टाइप्स देखना चाहें तो हमारे पास जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन की जो है 3 टाइप्स बनती हैं। लेट्स से अगर हम कहते हैं जी टेंसाइल स्ट्रेस, तीनों के लिए फार्मूला सेम है, हमारे पास यूनिट्स भी सेम है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ मैंने 3 वर्ड लिखे हैं, शेप, वॉल्यूम, लेंथ। तो इन 3 वर्ड्स को जो है रिलेट कराएंगे जी। टेंसाइल स्ट्रेस क्या है और इस स्ट्रेस से रिलेटेड जो है स्ट्रेन लेंगे। 3 वर्ड से रिलेटेड हम 3 जो है इसकी टाइप्स लेते हैं। तो टेंसाइल स्ट्रेस क्या है? एक्चुअली those stress which is produce the change in length is known as tensile stress. Those stress which produce the change in length is known as tensile stress. कि वो हमारे पास स्ट्रेस जो एक्चुअली हमारे पास प्रोड्यूस करती है, किस चीज को प्रोड्यूस करती है? लेंथ के अंदर चेंजिंग लेके आती है। तो वो स्ट्रेस हमारे पास स्पेसिफिक हो जाएगी। किस चीज के साथ स्पेसिफिक हो जाएगी हमारे पास? वो हो जाएगी टेंसाइल के साथ। इट मीन कि टेंसाइल जो है स्पेसिफिक वर्ड बन गया विद रिलेट टू द लेंथ। इट मीन दोज स्ट्रेस व्हिच प्रोड्यूस द चेंज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेस। नेक्स्ट हम लेते हैं जी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। Those stress which produce the change in volume is known as volumetric stress. वैसे इसके एक और नाम भी होता है जिसे हम कंप्रेशनल स्ट्रेस भी बोलते हैं। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या कंप्रेशनल स्ट्रेस भी बोला जाता है। जी, those stress which produce the change in volume is known as volumetric stress। जबकि अगर हम कहते हैं थर्ड क्या है हमारे पास, इसे बोलते हैं हम shear stress। तो ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है ये रिलेट करते हैं टू द वॉल्यूम, जबकि shear stress which produce the change in shape, those stress which produce the deformation, but deformation कौन सी? which produce the change in shape, के जो उसकी shape को change कर देती है वो shear stress कहलाती है। It means stress has 3 types. First one is
tensile stress which produce the change in length. Second is volumetric stress which produce the change in volumes, and shear stress which produce the change in shape. ऐसी स्ट्रेस जो लेंथ में इंक्रीमेंट लेके आती है वो टेंसाइल स्ट्रेस, ऐसी स्ट्रेस जो वॉल्यूम में चेंज लेके आती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, और ऐसी स्ट्रेस जो शेप में चेंज लेके आती है वो कहलाती है शेयर स्ट्रेस। तो इस स्ट्रेस से रिलेटेड हमारे पास तीन जो है स्ट्रेन ही बनती है। अगर टेंसाइल स्ट्रेस है तो इससे रिलेटेड जो हमारे पास स्ट्रेन बनेगी वो हम कहलाएंगे टेंसाइल स्ट्रेन। और इसी तरह अगर हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है तो इससे रिलेटेड जो आएगी उसे हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और नेक्स्ट वन इज shear stress, sorry shear strain। इट मीन कि हमारे पास अगर हम स्ट्रेन की बात करें, स्ट्रेन में तो हम कह चुके हैं मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, और कौन सी डिफॉर्मेशन, हमारे पास डिफॉर्मेशन तो तीन हो चुकी हैं जी, शेप, वॉल्यूम, लेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेन की अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम ये कहते हैं एक्चुअली इट इज द फ्रैक्शनल चेंज, इट इज टेंसाइल strain is denoted as epsilon which has no units because it is a ratio between similar quantities. So actually it is a fractional change in length. Tensile strain is defined as it is a fractional change in length is known as tensile strain। जी हमने यहाँ कहा था कोई यूनिट्स नहीं है, नो यूनिट्स, because it has a ratio between similar quantities। तो यहाँ अगर हम यूनिट पुट करना चाहें तो मीटर, मीटर ऐसा यूनिट, मीटर से मीटर कैंसिल, इसका कोई यूनिट नहीं आएगा। इट मीन दोज स्ट्रेन व्हिच इज एक्चुअली रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। यूं भी हम कह सकते हैं चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, या हम यूं भी कह सकते हैं इट इज द फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ। एक्चुअली जितने भी हमारे पास चीजें हैं तो फ्रैक्शन क्यों कहा है, क्योंकि हमारे पास दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो इस टर्म में हम उसे फ्रैक्शन कहते हैं। फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ तो हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन बन जाएगी। लेकिन अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात करते हैं तो fractional change in volume is known as volumetric strain। यहां भी अगर यूनिट की बात करें, चेंज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम मीटर क्यूब कैंसिल, कोई यूनिट नहीं आएगा। इट मीन रेशियो बिटवीन चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। एक्चुअली ये हमारे पास चेंज इन वॉल्यूम, जो वॉल्यूम चेंज हुआ है उसका जो स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में, तो जो वॉल्यूम ओरिजिनल था दोनों के रेशियो लेंगे तो एक्चुअली फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन शेयर स्ट्रेन क्या है कि हम जब शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं जिसकी वजह से उसकी शेप में चेंजिंग आती है। क्या शेप में चेंजिंग आती है कि लेट्स से मेरे पास अगर ये क्यूब है, जी लेट्स से ये हमारे पास एक क्यूब है, अगर हम कहते हैं जिसके ऊपर हम फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई करने के, स्ट्रेस अप्लाई करने के नतीजे में इसके अंदर चेंजिंग आती है। क्या चेंजिंग आती है जी, अगर ये क्यूब लेट्स से यूं पड़ा है, इसके ऊपर जब फोर्स अप्लाई होते हैं तो ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा डेविएट हो जाता है, तो इट मीन लेट्स से इसकी आपकी पोजीशन है, अगर ये अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन से थोड़ा डेविएट होता है तो इसकी ये पोजीशन बनेगी जी। तो अगर हम डिनोट करना चाहें यहाँ पे, ये ओरिजिनल लाइन है फेस, तो इसके दरमियान अगर हम एंगल देखते हैं तो ये लेट्स से थीटा बनता है। ये एंगल जो बनता है हमारे पास ये थीटा बनता है। अगर ये चेंजिंग आई है जो डेल ए कह देते हैं, और ये हमारे पास जो ओरिजिनल थी यहाँ पे लाइन ए कह देते हैं, तो यहाँ पे अगर हम टेन थीटा अप्लाई करें इन दिस ट्राइंगल जो आपको सामने नजर आ रही है, टेन थीटा एक्चुअली इक्वल टू डेल ए ओवर ए के इक्वल आएगा। टेन थीटा इज एक्चुअली इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस ट्राइंगल तो डेल ए ओवर ए के इक्वल आएगा। हम कहते हैं व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल देन बट थीटा मस्ट बी इन रेडियन, कि थीटा रेडियन में होना चाहिए, कि अगर थीटा वेरी स्मॉल है हमारे पास तो टेन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब है हम थीटा की जगह, और एक्चुअली जो शेयर स्ट्रेन है उसको हम डिनोट करते हैं गैमा से, तो हमारे पास थीटा टेन थीटा के इक्वल है तो गैमा इज इक्वल टू थीटा। तो इसका मतलब है शेयर स्ट्रेन जो है वो हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर कर सकते हैं, गैमा इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, और एक्चुअली किसके इक्वल है, डेल ए ओवर ए के इक्वल।
तो थीटा मस्ट बी इन रेडियन, थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा है, तो गैमा इज इक्वल टू थीटा के इक्वल आएगा। ये एक्चुअली किसका फार्मूला बनेगा हमारे पास, शेयर स्ट्रेन के लिए फार्मूला बनेगा। और लेकिन किस केस के अंदर, जब हम कहते हैं क्यूब है तो हम उसके ऊपर ना ही, और एक्चुअली इस क्यूब के ऊपर जब हमने स्ट्रेस अप्लाई किया है तो ना ही इसकी शेप चेंज हुई है, सॉरी ना ही इसके लेंथ चेंज हुई है और ना ही इसका वॉल्यूम चेंज हुआ है। उसकी जो लेंथ है ओरिजिनल वो भी वही है, उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है वो भी वही है। देयर इज नो चेंज इन द वॉल्यूम और लेंथ, जस्ट ओनली चेंज द शेप, कि उसकी जो ओरिजिनल जो शेप थी वो थोड़ी सी डेविएट हुई है, चेंज हुई है, तो उसके कुछ एंगल चेंज हुए हैं, तो ये एंगल जो थीटा है वो यहाँ पुट कर देते हैं, तो एक्चुअली हम कहते हैं ये हमारे पास क्या है, शेयर स्ट्रेन है। और हम कहते हैं ये स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रिलेशन होता है हमारे पास, एक लॉ होता है जिसे हम बोलते हैं हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जी, Hooke's law is defined as stress is directly proportional to the strain in elastic limits। इलास्टिक लिमिट्स के अंदर रहते हुए स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अगर ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ हम कांस्टेंट लगा लेते हैं। जब इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को खत्म करते हैं तो यहाँ हम कांस्टेंट लगाते हैं। तो कांस्टेंट इट इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। तो दिस कांस्टेंट इज नोन एज, तो हमारे पास ये कांस्टेंट आ जाता है। एक्चुअली हुक्स लॉ इज डिफाइंड एज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन इन इलास्टिक लिमिट। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट यूज किया, तो इट मीन रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये हमारे पास जो कांस्टेंट आया हुआ है ये क्या है, रेशियो है बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के अंदर। तो एक्चुअली हम इसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Modulus of elasticity is defined as ratio between stress to strain। स्ट्रेस और स्ट्रेन के दरमियान जब हम रेशियो लेते हैं तो इसे हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारे पास जो है थ्री टाइप्स के अंदर आते हैं। कैसे थ्री टाइप्स के अंदर आते हैं, क्योंकि हमने कहा है कि चेंजिंग भी हमारे पास थ्री टाइप्स में होती है, जो है लेंथ में कभी चेंज आती है, कभी उसके वॉल्यूम में चेंज आती है, और कभी जो है उसकी शेप में चेंज आती है। तो एक्चुअली हमने यहाँ से अगर डेफिनेशन करना चाहें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को, तो रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इज नोन एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हो जाएगा। और हम कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हैज द सेम यूनिट्स एज द स्ट्रेस। strain has no unit because it is a ratio between similar quantities। इसकी रेशियो नहीं है तो इसका मतलब है इस कांस्टेंट की वही यूनिट होगा जो स्ट्रेस का होगा। तो इट मीन यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इक्वल टू यूनिट ऑफ स्ट्रेस। इट मीन दो चीजों के यूनिट सेम हो गए। तो हम प्रेशर भी कह चुके हैं। इट मीन एक इंपॉर्टेंट बात हमारे पास यहाँ समझ में आती है कि यूनिट्स ऑफ प्रेशर, स्ट्रेस and modulus of elasticity has the same units। इन तीन चीजों के यूनिट्स सेम है, यूनिट सेम है तो डायमेंशन भी सेम बनेंगे। चलें जी, अब कहते हैं हमारे पास कौन कौन से मॉडुलस होते हैं। एक को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस, जिसको हम डिनोट करते हैं y से। तीन चीजें हम देख रहे हैं, उससे रिलेटेड टेंसाइल स्ट्रेस, लेंथ से रिलेटेड वॉल्यूम से, टेंसाइल स्ट्रेस सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और शेप से रिलेटेड शेयर स्ट्रेस, शेयर स्ट्रेन, जिसके लिए हमने फार्मूला वगैरह भी लिखा हुआ है जी। अब यंग्स मॉडुलस हमारे पास क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी तो ये है रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। हमने ये नहीं कहा कि फलां स्ट्रेस फलां स्ट्रेन, कोई भी हमने स्ट्रेस की जो है मेंशन नहीं किया। हम कहते हैं अगर यंग्स मॉडुलस है उसे हम y से नोट करते हैं। इट इज एक्चुअली रेशियो ऑफ tensile stress to tensile strain। Young's modulus is a ratio of tensile stress to tensile strain। कि हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान रेशियो है जी। F/A तमाम स्ट्रेस के लिए ये फार्मूला होता है, टेंसाइल स्ट्रेन है तो डेल L/L हमारे पास ये आंसर आ जाएगा जी। तो एक्चुअली यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज इट इज अ रेशियो ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन व्हिच इज इक्वल टू F/A डेल L/L। ये तो है हमारे पास लेंथ से रिलेटेड। अगर हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक से रिलेटेड लिखें तो हम फिर से बोलते हैं बल्क मॉडुलस, जिसको हम K से डिनोट करते हैं। तो एक्चुअली
K which is equal to G. तो रेशियो ऑफ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. Bulk modulus is a ratio of volumetric stress to volumetric strain. It is a ratio of volumetric stress to volumetric strain is known as bulk modulus. तो हम अगर फार्मूला लिखें तो F over A which is equal to G. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के लिए फार्मूला लिखा हुआ है del V over D. ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जी. एक और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है जिसे हम नाम देते हैं जी यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस. ये लेंथ से रिलेटेड, ये वॉल्यूम से रिलेटेड, और एक और हमारे पास होता है जिसे हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस. जिसको हम जी से डिनोट करते हैं. इट इज अ रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू द शेयर स्ट्रेन. जी, तो हम डिफाइन करें अगर इसे शेयर मॉडुलस को, इट इज द रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस टू शेयर स्ट्रेन इज नोन एज शेयर मॉडुलस. जी, तो अगर हम इसे यहाँ फार्मूला लिखें तो F over A डिवाइडेड बाय tan ऑफ थीटा. ये हम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट लिखना चाहें तो F over A डिवाइडेड बाय गामा. ये भी लिख सकते हैं, या सिंपली लिखना चाहें तो थीटा लिख सकते हैं. तो इट मीन यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस. तो हमारे पास तीन मॉडुलस हैं. वैसे तीनों के लिए यूनिट देखना चाहें, कोई भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है उसका यूनिट्स हमारे पास क्या बनेगा, वही बनेगा जो स्ट्रेस का होता है. स्ट्रेस का या प्रेशर का क्या यूनिट होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. तमाम के लिए यूनिट्स देखें जी, तो इसका मतलब है आपको कह सकता है यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शेयर मॉडुलस, एनी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेस, प्रेशर, इन तमाम के लिए यूनिट्स होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पास्कल. तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल ही उसका यूनिट्स होगा इन तमाम के लिए, क्योंकि हम कहते हैं स्ट्रेन का तो यूनिट्स ही नहीं होता, तो स्ट्रेन हैज डायमेंशन. इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स के लिए आपसे क्वेश्चन वो पूछता है, वो यही क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास जो है इनके यूनिट्स क्या हैं डिफरेंट चीजों के. तो स्ट्रेन का कोई यूनिट्स नहीं है. क्यों यूनिट्स नहीं है? बिकॉज इट इज द रेशियो बिटवीन सिमिलर क्वांटिटीज. स्ट्रेस का, यंग्स मॉडुलस या बल्क मॉडुलस, जितने भी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है या प्रेशर है, तमाम के लिए यूनिट्स यही बनेगा जी. तो ये हमारे पास था हमारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर, जिसके अंदर हमने डिफॉर्मेशन देखी. और ये जो डिफॉर्मेशन है ये टेम्परेरी डिफॉर्मेशन होती है, और आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कि इलास्टिक लिमिट के बाद जो है प्रॉपर्टी क्या शो करती है. अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर है तो कुछ और प्रॉपर्टी होती है, वापस अपनी पोजीशन पे आ जाती है जिसे इलास्टिसिटी कहते हैं. लेकिन अगर वो बॉडी अपनी पोजीशन पे वापस नहीं आती तो नेक्स्ट जो है प्लास्टिसिटी कहते हैं. वो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होगा. तो यहाँ तक जो अभी हमने देखा है वो स्ट्रेस, स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या उसके बाद जो है हमारे पास जो उसके टाइप्स जो हैं, स्ट्रेस की भी तीन टाइप्स हैं हमारे पास, स्ट्रेन की भी तीन टाइप्स हैं, और इसके अलावा हमारे पास जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की भी तीन टाइप्स हैं जो हमने यहाँ पे लिखे हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं जी. वैसे आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर, चैट के अंदर आप लिख सकते हैं जी. बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नहीं सर. मरियम ज़ारा से कहें आप पूछें क्वेश्चन. जी बेटा क्वेश्चन पूछें आप. रोल नंबर 32. अनम्यूट करो इसे. क्वेश्चन पूछना चाहिए. आज को लेकिन सब देखता आवाज सबके पास है. क्या तो तुम बोल इसे म्यूट करो. मैंने म्यूट कर. आप पूछें जी बेटा. आप क्वेश्चन पूछें. चैट में लिख के आप क्वेश्चन पूछें बेटा.
जी जी बेटा, ये लॉन्ग क्वेश्चन ही है, इकट्ठा ही आता है ये तुम्हारे पास टोटल। वैसे डेफिनेशन इसमें काफी सारे पूछ सकता है, लेकिन मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के है तो फिर आपको पूरा लिखना पड़ेगा। क्या बता वो इश्यू मांग रहे हैं, वो निकाल लेंगे काम हमारा।